हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है संविधान की संघीय विशेषताएं। ठीक है, टोटल कितने फीचर्स हैं वो हम देखेंगे। तो टोटल 7 फीचर्स हैं, जिसमें है dual polity, written constitution, division of powers, supremacy of the constitution, rigid constitution, independent judiciary, bicameralism। डुअल पॉलिटी का मतलब दोहरी राजनीति, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब लिखित संविधान, डिवीजन ऑफ पावर्स का मतलब शक्ति का विभाजन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की सर्वोच्चता, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सख्त संविधान, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है स्वतंत्र न्यायपालिका, और लास्ट है बाइकैमरलिज्म जिसका मतलब है द्विसदनीयता। आगे देखते हैं, पहले पॉइंट को डिटेल में देखेंगे। डुअल पॉलिटी। डुअल पॉलिटी का क्या मतलब था? जैसे कि ऊपर देखा हमने, दोहरी राजनीति। दोहरी राजनीति क्या है? The Constitution establishes a dual polity consisting the union at the center and states at the periphery। ये संविधान एक दोहरी गुणवत्ता वाली संरचना स्थापित करता है, जिसमें केंद्र में संघ और परिधि, केंद्र में जो संघ है और परिधि यानी कि पेरिफेरी पे राज्य शामिल है। प्रत्येक को संविधान द्वारा उन्हें सौंपे गए क्षेत्र में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त किया गया है। मतलब कि each is endowed with sovereign powers to be exercised in the field assigned to them respectively by the constitution। यही जैसा कि मैंने कहा, प्रत्येक को संविधान द्वारा उनके सौंपे गए क्षेत्र में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, द यूनियन गवर्नमेंट डील्स विद द मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। तो जो केंद्र सरकार है, राष्ट्रीय महत्व के मामलों में जैसे कि रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, संचार आदि से निपटती है। और आगे अगर देखें तो केंद्र सरकार की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें शामिल है। जैसा हमने देखा, रक्षा, देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए नीतियां बनाना और उन्हें कार्यान्वयन करना। फिर विदेशी मामले, मुद्रा, संचार, ये सब चीजें। Next, the state government, on the other hand, look after the matters of regional and local importance like public order, agriculture, health, local government and so on। तो जो राज्य सरकार है दूसरी ओर, वह सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि मैटर्स ऑफ रीजन और कृषि, एग्रीकल्चर, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार आदि जैसे क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के मामलों की देखभाल करती है। बहुत सारी जिम्मेदारी। सेकेंड पॉइंट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान। The Constitution is not only a written document but also the lengthiest constitution of the world। संविधान न केवल एक लिखित दस्तावेज है, बल्कि यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान भी है। Originally, it contained a preamble, 395 articles divided into 22 parts and 8 schedules. At present, 2019, it consists of, sorry, अभी तो नहीं, लेकिन 2019 में it consists of a preamble about 470 articles divided into 25 parts and 12 schedules। 2019 मतलब इसमें एक प्रस्तावना के साथ 395 अनुच्छेद शामिल थे जो 22 भागों और 8 अनुसूचियों में विभाजित थे। 2019 तक इसमें प्रस्तावना के साथ लगभग 470 अनुच्छेद शामिल हैं जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में विभाजित हैं। Next, it specifies the structure, organization, powers and function of both the central and state government and prescribes the limit within which they must operate। यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों की संरचना, संगठन, शक्तियों और कार्यों को निर्दिष्ट करता है और उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिनके भीतर उन्हें काम करना होता है। संविधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों में विभाजन को परिभाषित करता है और उनके कार्यों को नियंत्रित करता है, जिससे देश की एकता और अखंडता बनी रहती है। Thus, it avoids the misunderstanding and disagreements between the two। इसलिए दोनों के बीच गलतफहमी और असहमति से बचाता है। यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों को बनाए रखना। यहाँ एक अपडेट देना जरूरी है। ये जो डाटा था वो 2019 का था, नॉट प्रेजेंट। यहाँ पे 2019 में 470 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट्स थे जिनमें और 12 शेड्यूल्स। लेकिन 2025 में जो आर्टिकल्स हैं वो आपके 448 हैं और पार्ट्स पहले जितने ही हैं 25 और शेड्यूल जो हैं यानी कि अनुसूचियां वो आपके 12। ठीक है। थर्ड पॉइंट है डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स यानी कि भारत में शक्तियों का विभाजन।
भारत में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किया गया। आगे देखते हैं हम। The Constitution divided the powers between center and the states in terms of union list, state list and concurrent list in the 7th schedule. भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसे 3 सूचियों में वर्गीकृत किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 3 है, जो कि 7वीं अनुसूची के अंदर दी गई है, 7th शेड्यूल के अंदर। नेक्स्ट है, the union list consists of 98, originally 97. The state list contains 59 subjects, originally 66, and concurrent list contains 52 subjects, originally 47. इसका क्या मतलब है? भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया है, जिसे 3 सूचियों में वर्गीकृत किया गया है। संघ सूची, जिसमें 98 विषय हैं, मूल रूप से 97 थे। इसमें केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण विषय शामिल है, जैसे कि रक्षा, विदेश मामले और रेलवे। राज्य सूची क्या है? राज्य सूची के अंदर इसमें 59 मतलब 59 विषय हैं, मूल रूप से 66 थे। इसमें राज्य सरकारों के लिए महत्वपूर्ण विषय शामिल है, जैसे कि कानून और व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य। नेक्स्ट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, मूल रूप से 47 थे। इसमें ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं, जैसे कि शिक्षा और श्रम कल्याण। आगे देखते हैं। Both the center and state can make laws on the subject of the concurrent list, but in case of conflict, the central laws prevails. फोर्थ है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम और द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। द लॉज enacted by the center and the state must conform to its provisions. संविधान देश का सबसे उच्चतम कानून है। केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को संविधान के प्रावधानों के अनुसार होना आवश्यक है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो वो अमान्य होगा। नेक्स्ट है, अदरवाइज दे कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट थ्रू देयर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब इसका क्या मतलब है? कोई भी कानून अगर संविधान के विरुद्ध है तो उसे भारत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा न्यायिक समीक्षा के माध्यम से अमान्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, दिस द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल at both the level must operate within the jurisdiction prescribed by the constitution. सरकार के जो है वो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों को संविधान द्वारा निर्धारित अधिकार क्षेत्र के भीतर काम करना होता है। फोर्थ है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम और द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। द लॉज enacted by the center and the state must conform to its provisions. संविधान देश का सबसे उच्चतम कानून है। केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को संविधान के प्रावधानों के अनुसार होना आवश्यक है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो वो अमान्य होगा। नेक्स्ट है, अदरवाइज दे कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट थ्रू देयर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब इसका क्या मतलब है? कोई भी कानून अगर संविधान के विरुद्ध है तो उसे भारत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा न्यायिक समीक्षा के माध्यम से अमान्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, दिस द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल at both the level must operate within the jurisdiction prescribed by the constitution. सरकार के जो है वो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों को संविधान द्वारा निर्धारित अधिकार क्षेत्र के भीतर काम करना होता है। फिफ्थ पॉइंट है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कठोर संविधान। संविधान जो आसानी से बदला नहीं जा सकता। संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया और बहुमत आवश्यक होता है। आगे देखते हैं। The division of power established by the Constitution as well as supremacy of the Constitution can be maintained only if the method of its amendment is rigid. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संविधान द्वारा स्थापित शक्तियों और विभाजन और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए इसके संशोधन यानी कि अमेंडमेंट की विधि को काफी रिजिड, कठोर और बैलेंस्ड रखा गया है, काफी संतुलित होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वो काफी जटिल और विचारशील है। संविधान के मूल सिद्धांतों और संरचनाओं की रक्षा के लिए संशोधन की प्रक्रिया को ऐसा होना चाहिए। Hence, the Constitution is rigid to the extent that those provisions which are concerned with the federal structure, that is, center-state relation and judicial organization, can be amended only by the joint action of the central and state government.
इसीलिए संविधान कठोर है, क्योंकि संघीय ढांचे के जो संबंधित प्रावधान है वो क्या है, केंद्र राज्य संबंध या न्यायिक संगठन। इन प्रावधानों में संशोधन करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त कार्रवाई आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि संविधान के इन प्रावधानों में बदलाव करने के लिए विशेष प्रक्रिया का पालन करना होता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहमति और सहयोग भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इससे जो है संघीय ढांचे की स्थिरता और संतुलन बना रहता है। Next is such provision required for their amendment a special majority of the parliament and also an approval of half of the state legislature. ऐसे प्रावधानों में संशोधन करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जैसे कि संसद में विशेष बहुमत होना, कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों की मंजूरी होना। इसका मतलब है कि संविधान के इन प्रावधानों में बदलाव करने के लिए संसद में विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की भी मंजूरी इम्पोर्टेंट। 6th पॉइंट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब न्यायपालिका जो सरकार के अन्य अंगों से स्वतंत्र हो। न्यायपालिका जो अपने निर्णयों में निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर 2 पर्पसेस। संविधान ने 2 उद्देश्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में एक स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापना की है। 1 to protect the supremacy of the constitution by exercising the power of judicial review। पहला जो है वो न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना है। न्यायिक समीक्षा क्या है? न्यायिक समीक्षा का मतलब है न्यायपालिका को यह शक्ति प्रदान करना कि वह कानूनों और सरकारी कार्यों की जांच कर सके। यदि कोई कानून या सरकारी कार्य संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। सेकेंड पॉइंट है to settle the disputes between the center and state or between the states. The constitution contained various measures like security of tenure to judges, fixed services condition, and so on to make the judiciary independent of the government. इसका क्या मतलब है? केंद्र और राज्य या राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं उन्हें निपटाने के लिए संविधान में विभिन्न प्रावधान है। बहुत सारे प्रावधान है, जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति में स्वतंत्रता, न्यायाधीशों के कार्यालय की सुरक्षा, न्यायाधीशों की सेवा शर्तों को तय करना, उसका तय होना। इससे न्यायपालिका जो है वह सरकार के अन्य अंगों से स्वतंत्र रहती है, निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय दे सकती है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकती है। 6th पॉइंट है बाइकैमरलिज्म, यानी कि द्विसदनीयता। द्विसदनीयता आगे देखते हैं क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ एन अपर हाउस राज्यसभा एंड अ लोअर हाउस लोकसभा। संविधान ने द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया है, जिसमें 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, निम्न सदन यानी कि लोकसभा। The Rajya Sabha represent the state of Indian Federation while Lok Sabha represent the people of India as a whole. राज्यसभा भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों का समग्र रूप से प्रतिनिधित्व करती है। The Rajya Sabha, even though a less powerful chamber, is required to maintain the federal equilibrium by protecting the interest of the states against the undue interference of the center. राज्यसभा हालांकि कम शक्तिशाली सदन है, संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए राज्यों के हितों की रक्षा करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्यसभा काफी इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे राज्यों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना, केंद्र द्वारा राज्यों के मामलों में अनुचित हस्तक्षेप को रोकना, संघीय ढांचे में संतुलन और स्थिरता बनाए रखना। यहाँ हमारा वीडियो एंड होता है। थैंक यू।